बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। We were doing the textbook exercise of Unit 1 that is about heating and cooling. We are done with most of the questions. We are only left with two questions that are question number 5 and question number 6. तो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इन दो क्वेश्चंस को। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। So students, in question number 5 आपके सामने मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की। हमसे पूछा जा रहा है कि what is happening in this diagram। मैं आपको बता दूं कि ये डायग्राम है एक बीकर की या फिर एक बर्तन की जिसके अंदर मौजूद है पानी। दिस इज वाटर जो कि ब्लू लाइन से नीचे मौजूद है और इसके अंदर जो मैंने सर्कल्स ड्रॉ किए ब्लू कलर से, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये एक्साइटेड है। एक्साइटेड का मतलब ये है कि इनकी मूवमेंट फास्ट हुई हुई है। वो हमें कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ दीज रेड लाइंस। ये जो रेड लाइंस हैं ये हमें बता रही हैं कि ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे स्टिल नहीं है बल्कि हिल रहे हैं। दे आर मूविंग वेरी फास्ट। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी मूवमेंट हो रही है और दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस सरफेस से बाहर निकल चुके हैं। अब इस डायग्राम में क्या हो रहा है हम एक एक करके क्वेश्चंस को रीड करेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग। हमने डिस्क्राइब करना है कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने आंसर में लिखा द पार्टिकल्स आर गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, अ फ्यू ऑफ देम आर एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस। ये जो पार्टिकल्स हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स दे आर गेनिंग काइनेटिक एनर्जी। अब मैं आपको बता दूं काइनेटिक एनर्जी कैसे गेन होती है। अगर तो ये वाटर किसी जगह पे स्टोर है तो हम कहेंगे दैट इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस पानी को हम अपनी जगह से हिलाते हैं या इसके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट आती है तो मूवमेंट जहां पे भी होगी वहां होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई है। इसका मतलब दैट दे आर मूविंग। अ फ्यू ऑफ देम आर एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस। कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस से एस्केप कर रहे हैं मतलब बाहर निकल चुके हैं। अब किस तरह से इनके अंदर ये काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई और इस एस्केपिंग के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं हमें पता चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज नीडेड टू मेक दिस हैपन। ये करने के लिए मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को पैदा करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत है एक और एनर्जी की सोर्स की विच इज हीट एनर्जी। अगर हम हीट देते हैं पानी को तो पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। दे विल स्टार्ट मूविंग वेरी क्विकली, उनमें फास्ट मोशन होगी और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से, मोशन की वजह से कुछ पार्टिकल्स जो है वो इस सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। तो आपको एक फिनोमेना याद आ रहा होगा द हीटिंग ऑफ वाटर। जब आप वाटर को हीट करते हैं तो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होती है पानी के अंदर जब भी आप हीट देते हैं किसी पानी को। इवेपोरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू स्टीम या हम कह सकते हैं गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे जब हमने पानी को हीट एनर्जी दी तो उसके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी की वजह से कुछ मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप कर गए। दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसको हैपन कराने के लिए, इस फिनोमेना को करवाने के लिए मतलब इवेपोरेट करवाने के लिए पानी को वी नीड हीट एनर्जी। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 is suggest from where does this energy come from। ये एनर्जी मतलब हीट एनर्जी जो कि इस पानी को हमने दी है ये कहां से आ सकती है। अगर तो हमने इस बीकर के साथ कोई हीट सोर्स लगाई होती तो हम कहते हैं कि या तो ये चूल्हे के ऊपर पड़ा हुआ है या तो कोई हीटर इसके पास मौजूद है इसीलिए इसके अंदर हीट एनर्जी आ गई। मगर अगर कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी या हीट ना मौजूद हो तो आपको पता होना चाहिए दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर आवर प्लैनेट या फॉर द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में हीट एनर्जी जो मेजर सोर्स है हीट की वो है हमारा सन, सूरज। तो सूरज से ये एनर्जी आ रही है और इस हीट एनर्जी की वजह से इस पानी के अंदर इवेपोरेशन कॉज हो रही है। दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3. We are now only left with question number 4 for question number 5. ये question number 5 का last part है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है give an example of where evaporation takes place in our home या in your home। मतलब आपके घर में evaporation कहाँ हो रही है, हमने कोई 2 examples बतानी है। मैंने आंसर में लिखा boiling water in a pan, सामने मैंने ब्रैकेट में लिखा कुकिंग
और फिर मैंने लिखा ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कुक करते हैं, खाना पकाते हैं और उसके अंदर हम पानी डालते हैं, फिर उसके नीचे आग जलाते हैं, तो पानी जो है वो इवेपोरेट कर जाता है और हमारा जो खाना है, फॉर एग्जांपल कोई सब्जी है, तो वो गल जाती है। तो कुकिंग पर्पसेस के लिए हम वाटर को जब भी हीट देते हैं तो इवेपोरेशन कॉज होती है। इसके अलावा अगर आप चाय बनाते हैं तो चाय के लिए जब भी आप पानी लेंगे पैन के अंदर और उसको बॉईल करेंगे तो सारा पानी तो इवेपोरेट नहीं करता, वो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इवेपोरेट कर जाते हैं, सरफेस से एस्केप कर जाते हैं और हमें उनका पता नहीं चलता। तो आप ये दोनों एग्जांपल्स यहाँ लिख सकते हैं। द थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल इज द ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। जब आप गीले कपड़ों को सूरज की रोशनी में फैला देते हैं तो कुछ देर बाद वो सूख जाते हैं। उसके पीछे वजह यही है कि जो कपड़ों के अंदर फाइबर मौजूद होते हैं उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते हैं। सन से जब हीट एनर्जी उन तक पहुंचती है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो जाते हैं, मतलब इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और जिस तरह हमने डायग्राम में देखा बिल्कुल उसी तरह ये मॉलिक्यूल्स सरफेस से एस्केप करके इवेपोरेट कर जाते हैं और हमारा कपड़ा सूख जाता है। तो इवेपोरेशन की एग्जांपल्स में यू कैन राइट कुकिंग एंड यू कैन राइट ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ ही वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपसे कोई भी आंसर नोट डाउन करने वाला रह गया हो तो आप पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए आंसर्स को नोट डाउन कीजिए और जल्दी से वापस आइए। Well done students. Now we can start question number 6. Question number 6 में लिखा हुआ है answer with the help of the diagram. हमने डायग्राम की मदद से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये डायग्राम है एक रेफ्रिजरेटर की। नीचे लिखा है which process is mainly responsible for. कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? आइए देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे जाके। तो हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है, 1, 2, 3 एंड 4। Number 1 is cool air dropping from the freezer compartment. फ्रीजर कंपार्टमेंट में से कूल एयर ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब कि ये ड्रॉप होगा थ्रू एयर। ये जो हमारे पास इस वक्त मैटर है या फिर मीडियम है जहां से हीट ने ट्रांसफर होना है, दैट इज एयर। तो ये होगा थ्रू कन्वेक्शन, जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया फिनोमेना, द ट्रांसफर ऑफ हीट जिसमें करंट्स फॉर्म होते हैं। हीट जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, कूल एयर जो है वो ड्रॉप कर जाता है। तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कन्वेक्शन, जिसके थ्रू कूल एयर ड्रॉप हो रहा है फ्रीजर कंपार्टमेंट में से नीचे की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज हीट लॉस्ट टू द आउटसाइड एयर फ्रॉम द कूलिंग फिन्स। अब कूलिंग फिन्स में से हीट बाहर की तरफ जा रही है। अब दिस इज ऑल्सो थ्रू एयर, मगर दिस इज हैपनिंग बाय द फिनोमेना कॉल्ड रेडिएशन। मैंने आपको बताया कि कन्वेक्शन में जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है। हमारे हीटेड मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएंगे और कूल एयर नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे अगर कूलिंग फिन्स हमारे साइड पे मौजूद हैं तो डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसीलिए वी कैन नॉट यूज द फिनोमेना कन्वेक्शन, वी विल यूज रेडिएशन इन दिस केस। सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, हीट फ्रॉम द किचन एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर थ्रू द आउटर पैनल्स। आउटर पैनल्स जो कि सॉलिड मटेरियल के बने होते हैं, यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है अंदर की तरफ। दिस विल हैपन बाय द प्रोसेस कॉल्ड कंडक्शन। ये जो प्रोसेस है कंडक्शन का, दिस इज द हीट ट्रांसफर थ्रू अ सॉलिड मीडियम। तो सॉलिड मीडियम हमारे पास यहाँ पे है आउटर पैनल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर। यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी टू द इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर। दिस विल हैपन थ्रू द फिनोमेना कॉल्ड कंडक्शन। हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया है, आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। Heat from the kitchen entering the refrigerator each time the door is opened. जब भी फ्रिज का दरवाजा खुलता है किचन में से गर्म हवा उसके अंदर चली जाती है। ये किस फिनोमेना के थ्रू होगा? मैंने यहाँ दोनों फिनोमेनास लिखे, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, क्योंकि जब दरवाजा खुलता है तो किसी भी डायरेक्शन में उसके अंदर हीट जा सकती है। अगर तो अपवर्ड डायरेक्शन हुई तो दिस विल हैपन थ्रू कन्वेक्शन, और अगर अपवर्ड के अलावा कोई भी डायरेक्शन होती है देन दिस विल हैपन थ्रू द प्रोसेस या फिनोमेना कॉल्ड रेडिएशन। तो इसके साथ ही वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल। मुझे उम्मीद है आपने मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन किए होंगे। अगर नहीं भी किए तो इस लेक्चर के बाद जाके जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। वी आर डन विद द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 1। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।